नमस्कार मेरे साथी डॉक्टर्स, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूँ मैं अपने साथी डॉक्टर्स के लिए जो जनरल मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी फ़िलहाल के दो तीन वीडियोस में हम बात कर रहे हैं फिशर के ऊपर कि फिशर में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने पहले बात करी कि स्नेल टैग के ऊपर, इंटरनल न्यूमरेट के ऊपर फिशर के साथ अगर है वो तो क्या करना है। अब आगे बात करते हैं एनल शोनिस की। ये डॉक्टर्स, अगर हम फिशर की बात करें तो बहुत कॉमन है कि अगर फिशर थोड़ा सा भी पुराना हो गया है, 2-4-6 महीने से भी ज़्यादा अगर पुराना हो गया है, तो आपको एनल स्टोनिसिस देखने को मिल जाएगी। खास तौर पे अगर फिशर वो अपनी ग्रेड 2 पे जा रहा है, ग्रेड 2 का मतलब एक्यूट से क्रोनिक की ओर जा रहा है, या फिर माइल्ड फिशर से, छोटे फिशर से एनल टीआर की ओर अगर जा रहा है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो आपको एनल स्टोनिसिस देखने को मिलेगी। सवाल पैदा होता है कि एनल स्टोनिसिस क्या है और वो कौन सा फिशर है। हमको ये भी जानना है इसी चीज़ में डिस्कस करने में कि फिशर की कौन सी स्टेज होगी जो हमको ये माइंड में सेट कर लेना कि भैया इसमें दवा देना बेकार है, नहीं देनी है दवा, या फिर और इसके सर्जन के पास जाना ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम ये नोटिस करें कि जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा कि उसके अगर ग्रेड 1 या 2 का मतलब कि छोटे साइज़ का सेंटिनल टैग है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ यहाँ लागू होती है कि अगर उसके फिशर थोड़ा पुराना हो गया है और उसके स्टोनिसिस की स्टार्टिंग हो गई है, तो दवाइयों से डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा। आराम मिलेगा भी अगर आप उसको दवाइयाँ लिखेंगे हफ्ते भर की, थोड़ा लंबा प्रिस्क्रिप्शन बना देंगे, दवाइयों से आराम आएगा। लेकिन दवाइयाँ बंद होने के बाद आपने हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, महीना भर जो भी दवा चलाई, दवा बंद होने के बाद उसको फिर से स्टार्ट हो जाएगी प्रॉब्लम। और अगर प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट होती है तो पेशेंट फिर ही सोचता कि भैया उनके पास तो जाना ही बेकार है, वो तो दवा खिलाते रहते हैं, हफ्ते 15 दिन दवा खिलाते हैं, महीने भर दवा खिलाते हैं मुझको। दवा खाने के बाद में दवा के खाने में पैसा लगाता हूँ, दवा खाता रहता हूँ, ठीक रहता हूँ, दवा बंद होगी, बीमारी दोबारा आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी स्टोनिसिस थी। फिशर के साथ अगर स्टोनिसिस जुड़ गई है तो आपको, एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस में ऐसा मैं फील करता हूँ कि उसमें दवा से आराम तो आता है फौरी तौर पर लंबे समय तक उसका आराम नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने कहा कि दवा से ठीक हो जाएगा। ठीक होने का मतलब डॉक्टर साहब मेरी नज़र में ये है कि जब हम दवा बंद कर दें तो उसके बाद ही पेशेंट ठीक बना रहा है, वही ठीक होना है। जैसे मेरी नज़र में, ये मेरा अपना खुद का सोचना है कि अगर किसी की डायबिटीज़ है और उसके इंसुलिन चल रही है, ज़िंदगी भर चल रही है, तो वो ठीक नहीं हो रहा है, वो इंसुलिन की चल रही है। क्योंकि अगर ठीक होना है तो मेरी नज़र में इलाज का मतलब वो हो गया कि दवा बंद हो गई और पेशेंट को उस दवा की ज़रूरत आगे ना पड़े, तो ठीक होना हुआ। जैसे कि चश्मा लग गया, चश्मा ज़िंदगी भर अगर लगा है तो ये ठीक नहीं हुआ, चश्मे के सहारे हमें आपको दिख रहा है। इलाज अगर मेरी आंखों का होता है तो ये होना चाहिए कि मेरी इलाज चले और मेरा फिर चश्मा ही ख़त्म हो जाए, ज़रूरत ना पड़े, तो इलाज है मेरी नज़र में। तो वही मैं बात कर रहा था कि अगर स्टोनिसिस है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। पेशेंट को दवा देंगे, आराम आ जाएगा, फिर से लौट के आ जाएगा, कुछ दिनों के बाद शिकायत करेगा आपसे कि आपने दवा दी थी, पैसा भी लग गया हमारा। तो स्टोनिसिस की बात करते हैं। स्टोनिसिस का जो एक मोटा अर्थ है, कुछ डॉक्टर इसको एनस स्ट्रक्चर के नाम से भी बोलते हैं, पर जो मोटा अर्थ है वो ये कि एनस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो मसल है, जो एनस ठीक किनारे की जो पहली मसल है, एनस है ये, एनस की ये जो मसल्स है एनस की, इन मसल्स का हार्ड हो जाना। ये हार्ड क्यों होती है कि जैसे मैंने कहा कि फिशर जब पुराना हो जाता है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अगर घाव है उस पर अगर अगर लगती है, जैसे मरीज जो फिशर का है, एनल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि मरीज उसको आराम नहीं दे पाता। क्यों? चलेगा फिरेगा तो एनस रगड़ेगी आपस में, उठेगा बैठेगा तो सीट जो है उसका जोर पड़ेगा, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा उठने बैठने में। मरीज अगर खाना पीना तो खाएगा ही खाएगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। खाना पीना खाता है तो डिफिकेशन के समय जो स्टूल पास आउट होता है उसकी रगड़ लगती है, बार बार लगती है, दिन में एक बार दो बार तो लगती है कम से कम। और क्योंकि अधिकतर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होते हैं, उनको कब्ज होती है, तो देर तक बैठते हैं, स्ट्रेन करते हैं, जोर लगाते हैं, काटते हैं, लेटरिन कई बार जाते हैं, कई देर तक बैठते हैं, पेशेंट 1-1 घंटे तक बैठते हैं डिफिकेशन के लिए, तो उसका जोर पड़ता है। जोर जब पड़ता रहता है लगातार तो एनस की जो मसल्स होती हैं इन्फ्लेमेशन बार बार होता है, तो बार बार सूजन आती, घटी, आई गई, ऐसा होते होते वो उनका जो टोन होता है, मतलब एनस के मसल्स का फैलना सिकुड़ना, एनस को फैलाने सिकुड़ने के लिए जो टोन होता है, जो एनस हमारी फैलती सिकुड़ती है डिफिकेशन करने के लिए या फिर फीकल मटेरियल को रोकने के लिए,
तो वो स्लो होने लगता है, मसल्स टाइट होने लगती हैं। टाइट मसल्स में ठीक से रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, तो एक साइकिल बन जाती है। क्या कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिशर हुआ। फिशर मतलब कॉन्स्टिपेशन से मतलब मेरा अब ये है कि स्टूल की रगड़ पड़ी, फिगर मिटने की रगड़ पड़ी, जो फिशर था, फिशर बट थी, उसके ऊपर रगड़ पड़ी, घाव ताज़ा हो गया, इन्फ्लेमेशन बढ़ गई, सूजन बढ़ गई। सूजन बढ़ने से उसके मसल्स जो रिलैक्स होती हैं, जो फैलती थी, उनका फैलने से होना कम हो गया, उनमें टाइटनेस आ गई, वो कड़ी होने लग गई। कड़ी होने से एनएस का फैलाव कम हो गया। फैलाव कम होने से जब स्टूल निकलता है तो ठीक से खुलता नहीं है रास्ता, तो एनएस पे स्टूल की रगड़ ज़्यादा पड़ती है। जब रगड़ ज़्यादा पड़ती है तो फिर वही बात घूम के आ गई, यहाँ से साइकिल शुरू की थी हमने कि उसको फिर से फिशर के ऊपर रगड़ पड़ी। रगड़ पड़ने से फिशर की बट फिर से हरी हो गई, फिर से ताज़ा हो गया फिशर, फिर ताज़ा हुआ तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई, फिर सूजन बढ़ गई। तो ये एक साइकिल बन गई पूरी। स्टूलिडिफिकेशन, फिशर का फ्रेश हो जाना, वुंड का हील जो वुंड था उसको ताज़ा हो जाना, इन्फ्लेमेशन का होना, जो इंटरनल इंस्पेक्टर है उसका हार्ड हो जाना स्वेलिंग होने की वजह से, उसके हार्ड होने से रास्ता छोटा हो जाना, छोटा रास्ता होने से रगड़ के ज़्यादा पड़ना। ये एक साइकिल हो गई जो दिन पर दिन होते 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 मरीज की स्टोनोसिस बढ़ती चली जाती है, आखिरी में रास्ता हार्ड हो जाता है। इस स्टोनोसिस के लिए हम डायग्नोसिस का एक अपना हमारा तरीका है, वो फॉर्मेट एक पूरा है, आगे डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो जब हम पेशेंट का हमने बताया कि जब एग्जामिनेशन करना है, तो जब आप पेशेंट को लिटाते हो, उसके फैला के एनएस को देखते हो कि उसके इंटरनल फिशर यहाँ पे है कि नहीं, तो आप जैसे उंगली को लगाओगे तो आपको यहाँ पे जो किनारे की इसकी मसल्स इंटरनल फिशर जो है वहाँ पे हाथ लगाते ही आपको कड़ापन नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा जैसे वहाँ अंदर किसी ने कोई रस्सी रखी हुई हो, वो रस्सी की ऐसी स्ट्रक्चर होगा। आप जब अपनी फिंगर डालोगे तो आपको टाइट नज़र आएगा, आपको फिंगर घुसलड़नी पड़ेगी। घुसलड़नी नहीं चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ। फैलाओगे, घुसलड़ के देख सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेशेंट को कितना पेन देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे। सिर्फ उंगली रखेंगे ऐसे ही, सिर्फ एनएस है, ये फिशर है, ये इंस्पेक्टर है, ये 6 मान लीजिए ये 6 o'clock पोजीशन है, 12 o'clock पोजीशन है। आप सबसे ज़्यादा वो मिलेगी 6 o'clock पोजीशन पे मैक्सिमम मिलती है। बाकी 3 to 9 जो है वाया 6 इस लोकेशन में कम होती चली जाती है। मतलब 3 पे कम होगी, 9 पे कम होगी, मैक्सिमम होगी 6 o'clock पे। तो 3 to 9 पे आप जाएंगे वाया 6 o'clock, सिर्फ फिंगर को ऐसे घुमाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे एक गोल रस्सी रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने इसी हाथ पे आप चलाएंगे उंगली तो आपको यहाँ पे ये हड्डियाँ नजर आएंगी, अपनी फील होंगी उंगली पे। ऐसे आपको यहाँ पे घुमाने के बाद आपको ये फिशर के ऊपर इंस्पेक्टर की जो मसल्स आपको लगेगा टाइट है यहाँ पे, वो इतनी टाइट होगी जब आप ऐसे दबाएंगे मसल्स को अगल बगल तो वो यहाँ दबाएंगे तो पूरा हिस्सा ही दबेगा पेशेंट का। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ दबाया तो यहाँ दब गया, ऐसा नहीं होगा। आप ये दबाएंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि पूरा हिस्सा ही खींच रहा है। आपने 6 o'clock ने दबाया तो केवल 6 o'clock नहीं उठेगा, लगभग 3 या 4 से लेकर के 8 के 9 तक का इतना जो लगभग आधे एनएस के आसपास का हिस्सा यूँ उठाएंगे, 6 o'clock से दबाएंगे तो पूरा पूरा खींचेगा और आपको लगेगा यहाँ पे कोई रस्सी है। ये छूने से एहसास होता है, जब आप कुछ मरीज को छुएंगे बार बार तो आपको एहसास होने लगेगा कि वहाँ पे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अंदर है। वो मसल्स होती हैं जो कि बार बार स्ट्रेन पड़ने से कड़ी होकर के रस्सी के नुमा बन जाती हैं। अगर स्टोनोसिस हो गई है तो डॉक्टर साहब मान के चलिए कि आपको पेशेंट को रिफ़र करना पड़ेगा बाद में। हाँ, आप आराम दे देंगे और आप आराम देने के बाद में उसको बोल दीजिए भैया आपको जाना पड़ सकता है, आराम आ गया है, दवा से आ जाएगा, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आज कि हम लोग इस वीडियो में कि फिशर विद स्टोनोसिस क्या होता है, उसमें हमको क्या करना पड़ जाता है इलाज के विषय में, और इसकी डायग्नोसिस के पर प्रॉपर जब स्टोनोसिस के ऊपर बात करेंगे, डायग्नोसिस की जब बात करेंगे तो हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम उसका फॉरवर्ड बनाते हैं ताकि हमको पता रहे कि क्या देखा था हमने। मैं हूँ आपका साथी डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट और छात्र विशेषज्ञ। और अपनी बात को मैं फिर से दोहराऊंगा कि मेरे साथी डॉक्टर जो मेरे इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उनको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में, इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए या मुझको ईमेल करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। उनका जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी की एक बात हर वीडियो की तरह दोहराऊँगा कि मेरा ये कोई भी वीडियो नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए नहीं है। ये वीडियो केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प करने के लिए बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।